Hello everyone, again we welcomes you in season classes. So friends, today our topic is chemical equations. In the previous class we have learnt about chemical reactions. So जो ये वाली क्लास है इसमें हम chemical equations के बारे में पढ़ेंगे. तो उससे पहले मैं एक बार chemical reaction की definition को recall कर रही हूँ. The process in which a new substance with different properties is formed is known as a chemical reaction. And chemical equation is a shorthand of chemical reaction. So chemical equation हो जाएगा the method of representing chemical reaction in the form of या फिर with the help of the symbols or the formulas of the substances involved in a chemical reaction. यानी वो मेथड जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके फॉर्मूलेज या फिर उसके जो सिंबल्स होते हैं उन सब्सटेंसेस के जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उसके हेल्प से ही लिखने को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस water. So this is a chemical reaction and अगर मैं इन्हीं के सिंबल्स को यहाँ पर लिख दूँ तो ये हमारी बन जाएगी केमिकल इक्वेशन. तो इसको केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसके सिंबल्स को लिख दूँगी. H2 प्लस O2 गिविंग अस H2O. इट इज़ अ वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि इसमें हमने जो रिएक्शन है हमारी उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है और ये जो है ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है. जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी उसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए थे उसके सिंबल्स और फॉर्मूलेज का यूज़ करके हमने इस इक्वेशन को बनाया है. तो ये है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड ये है हमारी केमिकल इक्वेशन. सो जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें जो हमारे एटम्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं दोनों साइड, और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं. तो ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये एक स्केलेटल इक्वेशन का एग्जांपल है, यानी ये अनबैलेंस्ड है. कैसे? बिकॉज द एटम्स ऑफ different elements is not equal because the atoms of different elements are not equal on the reactant side and on the product side. यानी जो एटम्स है हमारे अलग अलग एलिमेंट्स के वो दोनों ही साइड यानी ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है. जो हमारे एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो दोनों ही साइड बराबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, बट जो ऑक्सीजन है हमारी उसके यहाँ पर दो एटम्स हैं, यानी रिएक्टेंट साइड जो ऑक्सीजन है उसके दो एटम हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है. तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड हो गई क्योंकि यहाँ पर जो है एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है. दूसरी होती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए अगर मैं इसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाऊं तो ये हमारा हो जाएगा 2H2, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 4, 2 × 2 4 एंड प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हो गए गिविंग अस 2H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के भी दो एटम्स हो गए. अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं. सो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसकी हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि द केमिकल इक्वेशन विच इज़ बैलेंस्ड इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और द केमिकल इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड इज नोन एज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. सो आई होप आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में फ़र्क समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन यानी बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को डीपली भी पढ़ने वाले हैं.
अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की। सो रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट और कंबाइंस इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। दे आर ऑलवेज रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, सो इसके लिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, giving us zinc sulfate plus हाइड्रोजन। अब ये हमारी एक वर्ड इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और अगर इसी को मैं फिर से लिख दूं Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है H2SO4 गिविंग अस ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज। सो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अब आप देखिए, जो रिएक्टेंट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं, उनके बीच में एक प्लस का साइन है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं। तो रिएक्टेंट्स की हमारी डेफिनेशन यही रहती है कि द सब्सटेंसेस विच कंबाइंस और टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो द सेम बट विद अ मतलब एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन होने से जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। दे आर ऑलवेज रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड, यानी जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। उनके बीच में एक प्लस का साइन होता है। तो यही डिफरेंस है हमारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में। अब बात करते हैं हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी हम केमिकल इक्वेशंस को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं जिससे कि वो और भी अच्छे से हमें समझ आ सके। तो इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, by indicating heat changes in the reaction, by indicating the conditions under which the reaction takes place। सबसे पहले बात करते हैं by indicating the physical state of reactants। एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, जो फिजिकल स्टेट है एंड द स्टेट ऑफ मैटर है उनमें डिफरेंस होता है। There are 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate। These are 5 types of matter, 5 states of matter and the physical states जो होती हैं वो हमारी 4 types की होती हैं। There are 4 types of physical state: solid, liquid, gaseous and aqueous। तो इन्हीं फिजिकल स्टेट्स को अगर हम हमारी केमिकल इक्वेशन में इंडिकेट कर देते हैं, यानी शो कर देते हैं, तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। अब आइए देखते हैं कैसे। हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारी फिजिकल स्टेट जो है वो 4 होती हैं। तो जब हमें सॉलिड को शो करना हो तो हम S से शो करेंगे, लिक्विड को शो करेंगे जब हम L का यूज़ करेंगे, गैसियस को हम G से और एक्वियस को हम AQ से शो करते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉलिड को हम शो करेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इसमें हमने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, और हमें पता है मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। तो
हम इसको ऐसे लिखेंगे MgS। ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो एक सॉलिड है, प्लस O2। हमें पता है ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसको हम G से डिनोट कर देंगे। हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है। तो जब मैंने इसकी फिजिकल स्टेट्स को डिनोट कर दिया तो मेरी जो केमिकल इक्वेशन है वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम लिक्विड को कैसे शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस water. So H2 is a gas plus oxygen is a gas giving us H2O. H2O is a liquid. So यहाँ पर हमने लिक्विड को शो कर दिया है, जिससे हमारी इक्वेशन और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन गई है। अब हम गैसियस फॉर्म का और एक एग्जांपल लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 giving us ZnSO4 plus H2 गैस रिलीज। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमारे दो इंडिकेशन छुपे हुए हैं। पहला हमारी गैस, तो जो H2 है वो एक गैस है, इसको हम G से डिनोट कर देंगे। एंड अब बात आती है एक्वियस सॉल्यूशन की। एक्वियस सॉल्यूशन इज नथिंग बट द सॉल्यूशन विच इज़ मेड इन वाटर, यानी जो सॉल्यूशन वाटर से बना होता है उसी को हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। सो अब हम लिखेंगे Zn, जिंक हमारा सॉलिड है, प्लस H2SO4, इट इज़ अवर एक्वियस सॉल्यूशन गिविंग अस ZnSO4, दिस इज ऑल्सो एन एक्वियस सॉल्यूशन, प्लस H2 release. This is our gaseous solution. So फिजिकल स्टेट्स को हमने देखा कि जो हमारी फिजिकल स्टेट होती हैं वो 4 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और एक्वियस। इन्हीं को अगर हम इंडिकेट कर देते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन में, तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। अब बात करते हैं बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस इन द इक्वेशन। हीट चेंजेस की बात आई है तो हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की। जो प्रीवियस क्लास में हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारा, उसमें जो हीट है वो इवॉल्व होती है, यानी हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो रिएक्टेंट साइड में उसको हम शो करते हैं या तो हीट से, हीट एनर्जी, और बाय जस्ट एनर्जी से। मतलब अगर हमें रिएक्टेंट साइड में कहीं पर भी हीट एनर्जी या फिर जस्ट एनर्जी लिखा मिल जाए, वो हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात आपको याद रखनी है कि रिएक्टेंट साइड में, नॉट इन द प्रोडक्ट साइड। सो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें हमें पता चल गया कि हमारी हीट रिलीज होती है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जिससे हमें और भी अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो हमारा एग्जांपल है, रेस्पिरेशन। यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बॉन्ड्स हैं यानी जो भी हमारे रिएक्टेंट्स वगैरह होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जो हीट है वो सॉल्यूशन में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड आता है हमारा थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, सो थर्माइट रिएक्शन आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन थर्माइट रिएक्शन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज़ यूज्ड इन जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स, यानी ये रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में जो है यूज़ किया जाता है।
और थर्माइट रिएक्शन जो है वो हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये दो हमारे, इसके साथ साथ ही एक और एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट is also an example of exothermic reaction. सो वर्मी कंपोस्ट का हमें पता ही है, जो हमारी कंपोस्ट अगर अर्थवॉर्म्स के द्वारा अगर वो बनाई जाए तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो जब हीट रिलीज होती है तो उसको हम डेल्टा एच से शो करते हैं, यानी जब किसी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज हो रही है तो उसको हम डेल्टा एच से शो करते हैं। और डेल्टा एच का निकालने का हमारा फॉर्मूला रहता है एच आर माइनस एच पी, यानी वेयर एच आर इज़ द हीट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एच पी इज़ द हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस फॉर्मूले से जो है हम डेल्टा एच को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारी जो हीट रिलीज है वो अगर नेगेटिव आती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। तो यही था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम समझ लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 3 एग्जांपल्स हैं, रेस्पिरेशन, थर्माइट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। सो इसको हम फाइंड कर सकते हैं एच आर माइनस एच पी से। और अगर हमारा डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आता है तो वो हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। So the type of reaction in which heat is absorbed is known as endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी हम हीट एनर्जी और बायजस्ट एनर्जी से शो कर सकते हैं। हमें प्रोडक्ट साइड में जो है हीट एनर्जी या फिर सिर्फ एनर्जी जो है लिखा मिलता है। तो जहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट साइड में हीट या फिर हीट एनर्जी ऐसा कुछ लिखा मिले तो वो हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोक्साइड। नाइट्रोजन मोनोक्साइड। फोटोसिंथेसिस का हमें पता ही है, प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। एंड जो नाइट्रोजन मोनोक्साइड है वो हमारे मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनसे निकलती है। मोटर व्हीकल से नाइट्रोजन मोनोक्साइड निकलती है। और अगर हमारा जो डेल्टा एच है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इस तरीके से हम हीट चेंजेस को इक्वेशन में डिनोट करके हमारी इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अब हम हीट चेंज का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव KClO3 plus, this is giving us KCl plus 3O2। मतलब जो KClO3 है उससे हमें मिल रहा है KCl plus 3O2 गैस रिलीज। और इसमें हीट चेंज है तो हम इसको इस तरीके से इस इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। इससे ये डिनोट हो रहा है कि जब KClO3 से ये चेंज हुआ है तो इसमें हीट का कोई ना कोई रोल है या फिर हीट में चेंज हुआ है। और ये जो है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन जो है हो सकता है। तो ये हमारा कंडीशन को डिनोट कर रहा है।
और ये डिनोट कर रहा है चेंज इन हीट को। तो यही है हमारा चेंज इन हीट का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी जिस कंडीशन के अंडर में रिएक्शन हो रहा है उसको भी डिनोट करके, इंडिकेट करके हम हमारी इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड plus 2H2. We have carbon monoxide and 2H2 is giving us CaOH3. This is methyl alcohol. मीन्स जब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2H2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं उससे हमें मिल रहा है CaOH3 मीन्स मिथाइल अल्कोहल। और ये किस कंडीशन के अंडर हो रहा है, अगर हम उस कंडीशन को भी इसमें इंडिकेट कर देते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो ये हो रहा है अंडर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and in the presence of ZNO plus CH3, यानी इसके लिए कंडीशन क्या है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ZNO एंड CH3 की प्रेजेंस में। तो यही है हमारा कि हम इक्वेशंस को कैसे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, इसको हमने अब सीख लिया है। अब हम बात करेंगे कि हम इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, यानी बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के बारे में हम डीपली उनको समझेंगे। करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो एटम्स के मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में बराबर नहीं होते हैं। अब इस एग्जांपल में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एटम्स हैं वो इन एटम्स के बराबर नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के आप देखिए 3 एटम हैं लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही एटम हैं। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। और इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट इक्वल देन द मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विल ऑल्सो नॉट इक्वल। यानी अगर ये एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट्स के जो हमारे एटम्स हैं ये अगर ये यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इनका जो मास है, अलग अलग एलिमेंट्स का जो मास है वो भी बराबर नहीं होगा। कैसे, ये देखिए giving us C plus D. Let's suppose it is a unbalanced chemical equation. तो जो A और B का मास है वो C और D के मास के बराबर नहीं होगा अगर ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। और यहाँ पर जो A, B, C और D ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये इनके कोएफिशिएंट हो जाएंगे। बैलेंस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उसके आगे कोएफिशिएंट्स लगाते हैं, तो ये वही कोएफिशिएंट्स है। और अगर ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, द टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, देन इट विल बी known as a balanced chemical equation. So let's suppose it is a balanced chemical equation. तो अगर ये एक balanced chemical equation है then the mass of A plus B will be equals to the mass of C plus D. तो यही है हमारी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी हैं, तो इन्हीं केमिकल इक्वेशंस को हम
बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोटेशियम का सिर्फ एक एटम है, यहाँ पर भी पोटेशियम का एक ही एटम है। तो हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। पोटेशियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 1। क्लोरीन के एटम्स हैं 1। यहाँ पर भी क्लोरीन एक ही है, यहाँ पर भी क्लोरीन एक ही है। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 2 है। तो इसमें चेंज आ गया है। ऑक्सीजन के एटम्स हैं वहाँ पर रिएक्टेंट साइड 3 एंड प्रोडक्ट साइड में है सिर्फ 2 एटम्स। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, यानी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम करने हैं या फिर और मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पर अगर 2 को पुट कर दूँ, यानी 2 मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और 2 जब मैंने KCl के साथ रखा तो मैं यहाँ पर भी KCl के साथ 2 को पुट कर दूँगी। अब यहाँ पर पोटेशियम के कितने एटम्स हो गए? 2। क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए? 2। यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 एटम्स हो गए और क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए। ठीक है। और लेकिन जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पर कितने एटम्स हो गए? अब 2 × 3 6 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में जो है हमारे 6 एटम्स हो गए। अब यहाँ पर भी हमें 6 एटम्स करने पड़ेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 6 आएगा। तो मैं यहाँ पर 3 को सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, तो ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो जाएंगे। अब देखो, पोटेशियम के 2 एटम, पोटेशियम के 2 एटम, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के 2 एटम, यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के 6 एटम, 2 × 3 वी ऑल नो 6, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो इस वैल्यू को अब मैं लिख लूँगी 2 KCl 2KClO3 giving us 2 KCl plus 3O2. Now it is a balanced chemical equation. यहाँ पर सारे एटम्स जो हैं बैलेंस्ड है। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है CH4 + O2 CO2 + H2O। तो यहाँ पर हमारे कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन का एक एटम है। हाइड्रोजन जो है हमारी बैलेंस्ड नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो कार्बन हमारा बैलेंस्ड है ही, और अगर मैं यहाँ पर 4 के साथ, अगर यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ और यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूँ, तो हमारी ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। कैसे? 2 × 4 = 8 एंड यहाँ पर भी 2 × 4 = 8, तो हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई। अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स हो गए, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूँगी। तो यहाँ पर ये कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर अब कितने एटम्स हो गए? 2 × 2 4 एंड दिस वन 5, तो यहाँ पर 5 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। सॉरी, 2 × 2 4 एंड यहाँ 4 एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कुल 8 एटम हो गए। तो अगर मैं ऑक्सीजन के आगे कोएफिशिएंट 4 लगा देती हूँ तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कैसे? कार्बन के यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर भी कार्बन के 2 एटम्स कंप्लीट हो गए, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 × 2 8 एटम्स थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स कंप्लीट हो गए, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स यहाँ पर थे और 4 ही एटम्स यहाँ पर थे, तो 4 और 4 8 हो गए, और यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन के जो है 8 एटम्स कंप्लीट हो गए। तो ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, 2CH4 + 4O2 giving us 2CO2 + 4H2O. Now it is balanced chemical equation. अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की,
Fe plus H2O गिविंग अस Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पर Fe का सिर्फ एक एटम है, लेकिन यहाँ पर Fe के 3 एटम्स है, तो मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट लगा दूँगी 3। नाउ हेयर इज हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, 4 × 2 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। देख लेते हैं Fe यानी आयरन के कितने एटम्स हैं दोनों साइड, यहाँ पर भी 3 हैं, यहाँ पर भी 3 हैं। हाइड्रोजन के दोनों साइड 8 एटम्स यहाँ पर है, 8 एटम्स यहाँ पर है। ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स यहाँ पर हैं और 4 ही एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ हैं। तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, तो अब हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। 3Fe प्लस 4H2O गिविंग अस Fe3O4 प्लस 4H2। तो हमने 3 इक्वेशन को जो है बैलेंस कर लिया है। अब बात करते हैं 4th इक्वेशन की। यहाँ पर सोडियम के जो है 1 एटम है, लेकिन यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो मैं यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट रख दूँगी। तो यहाँ पर भी Na के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 2 एटम्स हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 ही एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँगी। लेकिन अब Na का जो बैलेंस है वो तो ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पर Na के जो है 4 एटम्स हो गए, तो मैं यहाँ से 2 की जगह पे 4 लिख दूँगी। यही तो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना, यही हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो यहाँ पर Na के 4 एटम्स, यहाँ पर भी Na के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंप्लीट हो गए। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस हो गई। अब लिख लेते हैं 4Na प्लस O2 गिविंग अस 2Na 2O। अब बात करते हैं 5th इक्वेशन की। H2 प्लस O2, हाइड्रोजन के भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, गिविंग अस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, प्लस O2 है, तो 2 एटम्स यहाँ हो गए, 1 एटम ऑक्सीजन का यहाँ हो गया, तो ये टोटल हो गए ऑक्सीजन के 3 एटम्स। हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस्ड है पहले से ही, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन के अगर यहाँ पर 3 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के हमें यहाँ पर भी 3 एटम्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँगी 2। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स हो गए और हाइड्रोजन के अगर यहाँ पर 4 एटम्स हो गए, तो यहाँ पर भी हम 2 पुट कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन के हो गए 2 एटम, तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 4। तो अगर मैं ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 2 रख दूँ, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो जाते हैं, जो कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के एटम्स के बराबर हो गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यहाँ पर भी 2, 2 और 2 4, तो यहाँ प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 4 एंड रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 4, और हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो अभी ये केमिकल इक्वेशन जो थी हमारी, ये बैलेंस हो चुकी है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2H2 प्लस 2O2 गिविंग अस 2H2O प्लस O2। तो ऐसे ही हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके और भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे।